ऐसे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपको लाजमी जो है वो इनका नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले जो टर्म है इसका मतलब है आइटिस, ठीक है, ITIS। ये जहाँ भी वर्ड यूज होगा ना उसका मतलब होगा कि इन्फ्लेमेशन हुई है इस एरिया में, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड यूज किया जाता है अपेंडिसाइटिस, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो ITIS एन पे यूज हो रहा है, दैट मीन्स कि अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है। तो जहाँ भी ITIS वाला टर्म यूज होगा उसका मतलब क्या होगा, देयर इज इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है एक्टोमी, ठीक है। एक्टोमी का मतलब होता है कि हम सर्जिकली किसी भी पार्ट को जो है वो रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। एक्टोमी का मतलब है सर्जिकली किसी भी पार्ट को रिमूव करना। उसके बाद आता है ऑटमी और ऑस्टमी। ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ऑटमी का जहाँ भी वर्ड यूज होगा ना इसका मतलब होगा कि आपने कोई ओपनिंग की है और दोबारा से आपने उस ओपनिंग को जो है वो क्लोज कर दिया है। आपने सर्जिकली कोई चीज़ ओपन की और दोबारा से आपने उस ओपनिंग को क्लोज कर दिया। जबकि ऑस्टमी का मतलब है कि आपने एक ओपनिंग बनाई, एक चीज़ को ओपन किया और उसको लेट कर दिया कि वो ओपन ही रहे, ठीक है। एक चीज़ आपने खोली और उसको कहा कि ये ओपन ही रहे। तो इसको दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं ऑस्टमी को कि किसी भी ओपनिंग को मेड करना किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में सर्जिकली, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज ऑस्टमी, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है ओमा। जहां भी एंड पे ओमा यूज हो जाता है ना इसका मतलब होता है कि ट्यूमर या कैंसर जो है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। जैसे कि आपने न्यूरोब्लास्टोमा का वर्ड सुना होगा, ठीक है, इसी तरह कार्सिनोमा का वर्ड सुना होगा। तो जहां भी NOOM में जहां भी वर्ड यूज होगा ना इसका मतलब होगा कि ये कोई ट्यूमर या कैंसर को रेफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो है वो रिप्रोडक्टिव एज होती है। 12 to 15 ईयर्स जो है ये गर्ल्स में होती है और 13 to 16 ईयर्स जो है ये बॉयज की एज होती है। सिम्टम्स वो वाली चीज़ है, वो वाली अलामात हैं जो आपको पेशेंट खुद बताएगा, ठीक है। यानी मुझे हेडेक है या मुझे बॉडी में पेन है, ठीक है, वो सारी जो भी चीज़ें आपको एक पेशेंट बता रहा है उसको हम कह रहे होते हैं दीज आर सिम्टम्स। और साइंस क्या होती हैं जो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आप खुद जो है वो एक पर्सन के अंदर असेस करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि उसकी जो आइज़ हैं वो क्या हो रही हैं, येलो हो रही हैं, ये पेल हो रही हैं। फिर आपने देखा कि जो उसकी स्किन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है। तो इसको हम सबको कहते हैं दीज आर द साइंस। और सिम्टम्स क्या है जो कि एक पेशेंट ने आपको खुद बताई, साइंस क्या है जो कि आपने खुद असेस की। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस के दरमियान। डायग्नोसिस क्या होता है कि आपने किसी भी डिजीज़ को नेम करना है। जैसे कि आपके पास सारे सिम्टम्स प्रेजेंट है, आपने साइंस को देखा, आपने सिम्टम्स को देखा और अल्टीमेटली जो है वो आपने अपना एक रिजल्ट निकाला और एक पर्टिकुलर नेम दे दिया उस डिजीज़ को, ठीक है। ये क्या, किस वजह से आपको ये सारे साइन एंड सिम्टम्स। जो प्रोग्नोसिस है ना इसका मतलब है कि आपने असेस करना है कि डिजीज़ कितनी डेवलप हो चुकी है और अब कितनी स्टेजेस, जैसे कितनी स्टेज है। कैंसर में कहते हैं ना लास्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्नोसिस, कि डिजीज़ कितनी प्रोग्रेस कर चुकी है और इस डिजीज़ की वजह से आगे क्या क्या इश्यूज जो है वो और आ सकते हैं, तो उसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। उसके बाद पायरेक्सिया, मेडिकल में फीवर को दूसरा नाम जो दिया जाता है उसको हम कहते हैं पायरेक्सिया। लेयंस क्या होता है, टिश्यू इंजरी को हम क्या कह रहे होते हैं, दीज आर लेयंस। और ये बहुत कॉमनली हम लोग जो है वो सुनते हैं। तो कोई भी हमारे सॉफ्ट टिश्यू या कोई भी हमारे न्यूरोनल टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाते हैं तो उसको हम कह रहे होते हैं कि यहाँ पर लेयन हो गया। उसके बाद इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एनी इन्फेक्शन या एनी इंजरी आपकी बॉडी का, आपके सॉफ्ट टिश्यू का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब इस रिस्पॉन्स में क्या क्या फैक्टर्स और इंक्लूड होते हैं, स्वेलिंग होती है, पेन होती है, उस वाले एरिया में रेडनेस होगी, वार्मथ होगी और लास्ट पे जो है वो अल्टीमेटली वो वाला एरिया जो है वो सही तरह से फंक्शन, ये वो टिश्यू जो है वो अपना फंक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट कर जाएंगे। उसके बाद कहते हैं अडीमा। अडीमा भी बेसिकली इन्फ्लेमेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लूइड है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो यूजुअली वाटर आप नहीं कह सकते, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर जो है वो आ जाए ना, तो उसको हम कह रहे होते हैं ये क्या हो गया, अडीमा हो गया, ठीक है। उसके बाद थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, ये भी डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड होती है, यानी कहीं भी प्लेटलेट ज़्यादा हुए, ठीक है, और आपका जो है वो ब्लड जमना शुरू हो गया, ब्लड क्लॉट बन गया, उसको आपने कह दिया, उसको हमने कह दिया थ्रोम्बोसिस है, ठीक है। एम्बोलिज्म क्या होगा कि जो भी कोएगुलेटेड ब्लड था उसका एक छोटा सा पार्ट मूव करना शुरू हुआ और उसने जाकर किसी भी आर्टरी को या किसी भी वेसल को उसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, उसको हम कह रहे होते हैं एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस क्या था, सिंपल जो एक ब्लड कोएगुलेट हुआ था, ब्लड का क्लॉट था, लेकिन अगर वही क्लॉट का एक छोटा सा हिस्सा मूव करता करता आए और किसी वेसल या आर्टरी को ब्लॉक कर दे तो उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज एम्बोलिज्म। आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं अल्सर। अल्सर बेसिकली क्या होता है, जब हमारे बहुत सी वॉल्स ऐसी होती हैं जहाँ पर सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं उस जगह से, उसको हम कहते हैं दिस इज अल्सर। और हम लोगों ने स्टमक के अल्सर्स का बहुत कॉमनली नाम सुना है, उसमें भी जो स्टमक की आउटर लेयर होती है उसके अंदर से क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ पर सेल लॉस होना शुरू हो जाते हैं और एक गैप सा बन जाता है जहाँ पर कोई भी सेल्स जो है वो उस वक्त प्रेजेंट नहीं होते।
उसके बाद साइनस साइनस बेसिकली कहते हैं एक ओपनिंग को, ठीक है, ये कोई भी स्पेस कोई भी ओपनिंग हो सकती है, ये आपके जो है वो एक साइड से ओपन होगी और दूसरी साइड से जो है वो क्लोज होगी, ये जो है वो इस तरह से हमारी एपिथेलियम के दरमियान जो है वो ये बन रही होती है, ठीक है, इस तरह से कुछ बन रही होती है। अब समटाइम्स ये एयर फील्ड भी हो सकती है, ये फ्लूइड फील्ड भी हो सकती है, और ये जो है वो ब्लड फील्ड भी हो सकती है। उसके बाद आता है फिस्टुला। यहाँ पर साइनस में तो हमने पढ़ा कि एक साइड से ओपन होगी दूसरी साइड से क्लोज होगी, जो फिस्टुला है ना वो दोनों साइड से जो है वो क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस हमें पता है हम टिश्यू डेथ को नेक्रोसिस कहते हैं। टिश्यू डेथ किसी भी वजह से हो सकती है, टिश्यू डेथ लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है, यहाँ पे जो है वो और इंजरी के रिजल्ट में या जो ट्रॉमा के रिजल्ट में जो है वो टिश्यूज जो है वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। डीजनरेशन किसे कहते हैं कि हमारे जो नॉर्मल टिश्यूज थे लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से या और किसी भी कोज की वजह से आहिस्ता 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 ख़त्म होना शुरू हो गए हैं और उन्होंने अपना जो है वो फंक्शन क्या कर दिया है, लॉस कर दिया, उसको आप कह रहे होते हैं डीजनरेशन। उसके बाद गैंग्रीन, ये जो है वर्ड बिल्कुल डीजनरेशन से मिलता जुलता है। टिश्यूज़ की डेथ हुई, टिश्यूज़ डैमेज हुए, टिश्यूज़ की डेथ हुई और वो टिश्यूज़ जो है वो एक जगह जाकर इकट्ठे हो गए और उस जगह पर जो है वो उसने एक नॉन फंक्शनल एक ग्रीनिश सा एरिया बना दिया जिसको आप कह रहे होते हैं दिस इज गैंग्रीन, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से, ठीक है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से अगर कहीं भी या आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से कहीं भी टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है तो उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज इन्फेक्शन। एट्रोफी, हमें पता है कि अगर हमारे मसल्स प्रॉपर्ली यूज़ ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे उन मसल्स का जो है वो साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज एट्रोफी। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रॉफी। डिस का मतलब जहाँ भी हम लोग लेते हैं ना वहाँ डिस का मतलब होता है खराबी, कहीं ना कहीं पैदा हो गई, ठीक है। तो डिस्ट्रॉफी क्या होता है कि हमारे सेल्स उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर मसल में किसी भी वजह से सेल्स का मेटाबॉलिज्म बेशक डिस्टर्ब हो जाएगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है, उस वजह से वहाँ पर जो है वो आहिस्ता 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 किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से आपके मसल्स का जो है वो साइज कह सकते हैं डिक्रीज होना शुरू हो गया या वहाँ पर आपके सेल्स की डेथ हो गई है, तो उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज डिस्ट्रॉफी। उसके बाद हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज जब आपके मसल का साइज होता है, जब आप मसल प्रॉपर्ली एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आपके किसी भी मसल का साइज इंक्रीज हो रहा होता है तो उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज द हाइपरट्रॉफी। उसके बाद आता है हाइपोप्लेसिया। एक टर्म है हाइपोप्लेसिया और दूसरी टर्म है हाइपरप्लेसिया। बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता हाइपोप्लेसिया में क्या होता है, प्लेसिया का जहाँ भी वर्ड आएगा इसका मतलब होगा डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। तो हाइपोप्लेसिया क्या आपके सेल्स की जो डेवलपमेंट है इसमें वो ठीक तरह से नहीं हो रही, डेवलपमेंट बहुत स्लो है। हाइपरप्लेजिया डेवलपमेंट सेल्स की बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा और डेवलपमेंट होने की वजह से आपके मसल का साइज इंक्रीज हो जाता है, उसको हम कह रहे होते हैं हाइपरप्लेजिया। तो प्लेजिया का जहाँ भी वर्ड होगा डेवलपमेंट होगा और हाइपो का हमें पता है हम कम को रेफर करते हैं और हाइपर हम ज़्यादा को रेफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लेजिया यानी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही, फेलियर ऑफ ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हो गया, फेलियर ऑफ डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर हो गया। उसके बाद सिंड्रोम, सिंड्रोम आप कह सकते हैं एक कॉम्बिनेशन होता है साइन सिम्टम्स, और ये जो साइन और सिम्टम्स है ना ये वास्ट होती है, यानी एक ऐसी साइन और सिम्टम्स होती है जो बहुत से एरियाज में आपको देखने को मिलती हैं, बहुत से फंक्शंस को ये अफेक्ट करता है, तो उसको आप कह रहे होते हैं जैसे सिंड्रोम। पैरालिसिस कहते हैं कि आपका जो है वो न्यूरोनल लॉस होने किसी एरिया में जिसकी वजह से जो है वो आपके मसल या कोई भी लिम्ब जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, वो सही तरह से अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूरोनल इंजरी, तो उसको आप कह रहे होते हैं जो है वो पैरालिसिस, ठीक है। पैरालिसिस का दूसरा वर्ड जो है वो प्लेजिया भी यूज़ करता है। अब सबसे पहले जो है वो हेमीप्लेजिया यानी आपकी हाफ साइड ऑफ बॉडी जो है उसको पैरालिसिस हो गया है। पैराप्लेजिया यानी आपके बोथ लोअर लिम्स जो है उसको पैरालिसिस हो गया है। क्वाड्रिप्लेजिया यानी आपके सारे के सारे ऑल 4 लिम्स को जो है वो पैरालिसिस हो गया है। और मोनोप्लेजिया यानी आपके किसी एक लिम्ब को जो है ओनली 1 लिम्ब जो है वो आपका इसमें अफेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको किसी भी किस्म की फीलिंग नहीं होती, इसको आप कह सकते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन, बेशक वो टच की सेंसेशन हो, पेन की सेंसेशन हो, कोई भी सेंसेशन हो, उसकी अगर फीलिंग आपको नहीं हो रही तो उसको आप कहते हैं दिस इज एनेस्थीसिया। एनाल्जेसिया, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, अगर आपको पेन की सेंसेशन फील नहीं हो रही तो उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज एनाल्जेसिया। उसके बाद थर्मस्थीसिया हो गया, इसका मतलब है कि आपको जो है वो लॉस हो गया है किसका, टेम्परेचर सेंसेशन का, सिंपल सी चीज़ है। पैरास्थीसिया एक इस तरह की फीलिंग होती है, पैरास्थीसिया में ना डिफरेंट चीज़ें आती हैं। अगर आपको कोई पेशेंट आके कहता है, जैसे कि अक्सर पेशेंट कहते हैं कि मुझे जो है वो सुइयाँ लगती हैं, ऐसे लगता है कि मेरे बाजू में जो है वो सुइयाँ लग रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट आपको कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी में कोई चीज़ रेंग रही है, ये मेरी बॉडी का ये वाला पार्ट सुन हो गया है, उसको आप कह रहे थे दिस इज पैरास्थीसिया। तो आप कह सकते हैं पैरास्थीसिया जो है वो नीडलिंग सेंसेशन है, क्रॉलिंग सेंसेशन है, ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं दिस इज द पैरास्थीसिया। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है हाइपरस्थीसिया।
जब आपकी कोई भी फीलिंग एग्जैजरेट हो जाती है, समटाइम्स किसी भी न्यूरोनल कंडीशन की वजह से क्या होता है, इवन अगर आपको कोई भी स्लाइड से भी कोई चीज़ टच करती है तो पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको आप कहते हैं ये क्या हो गई, या सेंसेशन एग्जैजरेट हो गई है, तो उसको आप कह रहे होते हैं हाइपर एस्थीसिया, ठीक है। और कोमा की ऐसी स्टेट होती है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस कर देता है, लेकिन जो है उसका ब्रेन स्टिल एक्टिव होता है, उसको आप कह रहे होते हैं कोमा। और ट्यूमर किसको कहते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल और रैपिड ग्रोथ होने की वजह से जो हमारे एबनॉर्मल से एक ट्यूमर सेल डिवेलप हो जाता है, तो उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज ट्यूमर। एबनॉर्मल सेल का ग्रुप बन जाता है, उसको आप ट्यूमर कह रहे हो। अब ट्यूमर्स की भी ना दो टाइप है, एक को हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर और दूसरे को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर है ना, ये क्या है, ट्यूमर बन गया, एक ही जगह टिका हुआ है, उसने किसी चीज़ को और डैमेज नहीं किया, अपने इर्द गिर्द के किसी भी एरिया को डैमेज नहीं किया, उसको आपने कह दिया दिस इज बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या था कि ट्यूमर को अपनी जगह पे सुकून नहीं आया, वो जाता जाता उसने अपने इर्द गिर्द के बहुत से एरिया में इन्वेड करना शुरू कर दिया, उसने हर एरिया को जो है वो डैमेज करना शुरू कर दिया, तो उसको आप कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। आपने याद रखना है कि जो बिनाइन ट्यूमर है ये नॉन कैंसरस होते हैं, ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये क्या होते हैं, कैंसरस होते हैं। उसके बाद दो वर्ड्स और आते हैं, एक को हम कहते हैं कार्सिनोमा और दूसरे को हम कहते हैं सार्कोमा। हमें पता है कि हमारे सेल्स की जो है वो डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अगर हमारी आउटर लेयर यानी हमारी एपिथेलियम से या एपिडर्मिस से जो है वो डेवलप हो ट्यूमर, उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज कार्सिनोमा। और अगर हमारी मीजोडर्म से सेल जो है वो ट्यूमर सेल डेवलप हो, तो उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज सार्कोमा। और उसके बाद कैंसर, ट्यूमर के नतीजे में, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल के नतीजे में जो भी एरियाज आपके अफेक्ट होती है, जो एक कंडीशन डेवलप होती है, जिसको आप कह रहे होते हैं दिस इज कैंसर। और मेटास्टेसिस कैंसर के फैलने के अमल को कह रहे होते हैं, ठीक है। कैंसर जहाँ जिन जिन एरिया में गया उनके उसके फैलने के अमल को आप कह रहे होते हैं दिस इज द मेटास्टेसिस। उसके बाद आता है कोवेल्सेंस। बेसिकली ये इस तरह की स्टेज होती है कि आपने जो है वो डिजीज़ को पूरी तरह, आपकी जो डिजीज़ ठीक होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर पीएच लेवल पेशेंट का ज़्यादा था, आपने पीएच लेवल को जो है वो नॉर्मल पे ले आया, ठीक है। आपने पीएच लेवल जो पेशेंट का क्या हो गया, नॉर्मल आ गया। ये एक समझ लें एक डिजीज़ है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। पीएच लेवल जब आपने पेशेंट का नॉर्मल कर दिया, पीएच लेवल के नॉर्मल होने के बाद तक जब एक पेशेंट की सारी बॉडी फंक्शंस जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे, सारे के सारे बॉडी फंक्शन नॉर्मल हो जाएंगे और पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा, उसको आप कह रहे हैं दिस इज द कोवेल्सेंट स्टेट। और आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर पैरालिसिस की बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो आती है। जब किसी पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, आपको भी पता है कि उसको थोड़ी देर बाद डॉक्टर जो है वो घर भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी अपेरेंटली जो उसको एक न्यूरोनल कंडीशन थी या जो भी इमरजेंसी की उसके माइंड में स्टेज थी वो हमने रिकवर कर दी है। अब उसके बाद पेशेंट की रिहेबिलिटेशन होगी और उसके जो सारे जो फंक्शन लिंक के लॉस हुए थे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रिहेबिलिटेशन वो ठीक हो गए, तो उसको हम कहते हैं दिस इज कोवेल्सेंट स्टेट। और थेरेपी एक टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें आप कह सकते हैं कि मेंटली आप पेशेंट को जो है वो रिकवर कर रहे होते हैं और साथ ही साथ जो है वो फिजिकली भी जो है वो पेशेंट को डील कर रहे होते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी, मोस्ट ऑफ द टर्म्स यहाँ पर याद करने वाली थी, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।